मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम जो हम टॉपिक कर रहे थे क्लास 9th का, आपका चैप्टर 3 चला हुआ है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो टॉपिक था वो था यहाँ पे वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉन एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, जो भी कंबाइनिंग पावर होती है, आप कह सकते हो कि कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ, कितना किसी के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, या आप कह सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो काउंट करते हैं ये उसकी वैलेंसी से ही काउंट करते हैं कि कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। और वैलेंसी यूज़ की जाती है टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, कि किस प्रकार एक एटम किसी भी एलिमेंट का दूसरे एटम के साथ किसी और एलिमेंट के किस तरह से कंबाइन करता है और एक केमिकल कंपाउंड वो फॉर्म कर देता है। ठीक है, और आप कह सकते हो द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट एज द हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। आप उसके आर्म्स और हैंड भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं वैलेंसी के, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, कॉपर की वैलेंसी जो रोमन नंबर में है ये है, कॉपर की वैलेंसी 1। ठीक है, आइदर ये 2 भी शो करता है। ठीक है, जिंक 2, इस तरह से आयरन 3। ठीक है, ये इनकी वैलेंसीज हैं। तो वैलेंसीज अल्टीमेटली क्या है? दीज आर द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट आपका केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सिंबल हम एक फॉर्मूला डिज़ाइन करते हैं। तो एक शॉर्ट मेथड आप इसको कह सकते हो जिसके थ्रू कोई भी केमिकल कंपाउंड या फिर कोई भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला क्रिस क्रॉस रूल यहाँ पे एक दे रखा है कि किस प्रकार हम किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें, रूल फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जिस कंपाउंड का आप केमिकल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, उन एलिमेंट्स का आपको सिंबल पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं जिसमें 2 एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al और ऑक्सीजन का सिल्वर जो सिंबल है वो है O। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकंड क्या कहता है, अबव ईच सिंबल, कि जो भी आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं, राइट द करेक्ट वैलेंसीज। हर एक सिंबल के ऊपर आपको उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए कि उस सिंबल की वैलेंसी कितनी होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल आपने यूज़ किया उसकी वैलेंसी क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के लिए वैलेंसी 3+ आप देख सकते हैं और ऑक्सीजन के लिए 2-। तो वो वैलेंसी आपको उसके ऊपर मेंशन करनी है हर एक सिंबल के ऊपर। उसके बाद क्रिस क्रॉस द वैलेंसी एंड ड्रॉप द एल्जेब्रिक साइन। आपको क्रिस क्रॉस करना है उस वैलेंसी का। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो इस 3 को क्रिस क्रॉस करके ले जाना है आपको। ठीक है, और इस तरह आपको ये एफर्ट्स लगाने हैं कि इनकी जो वैलेंसी है या इनके ऊपर जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, वो किसी के ऊपर कोई भी चार्ज ना रहे। कैसे? जैसे सपोज करिए एल्यूमिनियम, ठीक है, 3+ आप देख रहे हैं और ऑक्सीजन आप 2- देख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो टोटल यहाँ पे जो चार्ज वो 6+, ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज वो भी 6-। तो इस तरह से आपको क्रिस क्रॉस उसमें मल्टीप्लाई करना है और दोनों का चार्ज न्यूट्रल कर देना है। ठीक है, वही हमने यहाँ पे कर दिया। तो इनका फॉर्मूला क्या बन गया, क्योंकि आपको 6+ करने के लिए जो चार्ज था आपको 2 एल्यूमिनियम एटम लेने पड़े तो Al2 हो गया, और ऑक्सीजन के 3 एटम लेने पड़े तो क्या हो गया O3। तो इस प्रकार आप केमिकल फॉर्मूला
यहाँ पे क्रिस क्रॉस रूल से लिख सकते हैं। ठीक है, रूल सेकंड है यहाँ पे, वो देखिए, व्हेन द सबस्क्रिप्ट इज नंबर 1 सबस्क्रिप्ट इज नॉट रिटन। अगर किसी के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज, ठीक है, या उसकी वैलेंसीज 1 है, ठीक है, 1 प्लस हो या 1 माइनस हो, तो उस टाइम पे आप उसकी इस वैलेंसी को शो नहीं करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे Na के ऊपर प्लस चार्ज 1 होता है और Cl के ऊपर -1, तो जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो NaCl हम राइट करते हैं और कोई भी चार्ज इनके ऊपर इस तरह से हम नहीं दिखाते। ठीक है जी। थर्ड रूल क्या कहता है, व्हेन द वैलेंस ऑफ बोथ एलिमेंट्स, ये वैलेंसी है, आर न्यूमेरिकल इक्वल, अगर दोनों की वैलेंसीज इक्वल होती हैं, ठीक है, द सबस्क्रिप्ट आर ऑल्सो नॉट रिटन, तब भी जो सबस्क्रिप्ट होते हैं वो लिखे नहीं जाते। जैसे आपने ऊपर रूल देखा था ना, फर्स्ट का बी पार्ट था, उसके ऊपर चार्ज लिखना होता था, फिर क्रिस क्रॉस करते थे, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे दे रखा है, तो कैल्शियम के ऊपर 2+ है और ऑक्सीजन के ऊपर 2- है, तो आपको पता है कि दोनों ये जब कंबाइन करेंगे तो ये चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका फॉर्मूला बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। रूल 4 क्या कहता है यहाँ पे देखिए, व्हेन देयर आर मल्टीपल नंबर्स ऑफ एन इंडिविजुअल पोली एटॉमिक आयन, अगर बहुत सारे मल्टीपल नंबर में आपके पास पोली एटॉमिक आयन्स हैं तो parenthesis must be used to separate the polyatomic ion from the subscript। क्या कहना चाहता है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, अगर सपोज करिए आपके पास पोलीएटॉमिक आयन्स हैं, लाइक अमोनियम सल्फेट यहाँ पे दे रखा है, या कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। तो अमोनियम सल्फेट देखिए, अमोनियम NH4 हो गया +1 और सल्फेट SO4 2- है। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज है अमोनियम के ऊपर वो है +1 और सल्फेट के ऊपर है -1, तो अब आपको ये इक्वल करना पड़ेगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अंडरस्टैंड कराई हुई है। तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि उनका जो चार्ज ओवरऑल पोली एटॉमिक आयन के ऊपर है वो न्यूट्रल हो जाए। तो अमोनियम आयन के ऊपर चार्ज 1 और सल्फेट के ऊपर -2, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आपको अमोनियम आयन लेने पड़ेंगे जिससे कि चार्ज +2 हो जाए और वो सल्फेट के -2 को बैलेंस कर सके। क्लियर। नेक्स्ट आपका रूल 5 है, ऑल सबस्क्रिप्ट मस्ट बी रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म एक्सेप्ट फॉर मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट कंपाउंड। वो ये कहता है कि आपको इस तरह से चीज़ें अरेंज करनी है, इस तरह से जब भी आप कोई फॉर्मूला किसी केमिकल का, किसी कंपाउंड का आप लिख रहे हैं, तो जो भी सबस्क्रिप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं या आपने चार्ज कही है वो आपको रिड्यूस करने होते हैं कम से कम। ठीक है, मैक्सिमम आप जितना उन्हें कम कर सकते हैं वो हमें बैलेंस करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिन क्लोराइड दे रखा है, तो 10SN, इसकी वैलेंसी यहाँ पे प्लस, ठीक है, आप इसका चार्ज गए हैं, यहाँ पे आपको चार्ज दिख रहा है +4, ऑक्सीजन का आपको पता है कि 2- होता है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, +4 को करने के लिए बैलेंस, तो आपको -4 चाहिए, तो -4 के लिए आप क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन के एटम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस प्रकार इसका फॉर्मूला बनेगा SnO2। क्लियर। देखिए कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, कैटाइन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, एनाइन SO4 2- जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है उन्हें हम एनाइन कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 की थ्राइस, इसे हम कहेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है कैल्शियम, और यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट एक पोली जो एटॉमिक ये आयन है इसके ऊपर -1 है, तो 2 लेने पड़ेंगे आपको, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसको हम कहते हैं। फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैल्शियम (HCO3) की होल ट्वाइस। नेक्स्ट अमोनियम, और यहाँ पे क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा ये, अमोनियम कार्बोनेट, ऐसे ही अमोनियम
ये आपका क्या होगा, कैटायन होगा, और कार्बोनेट आपका एनायन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे सोडियम आयन और इधर कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट ही बन गया। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। ठीक है, इस तरह से ये आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें। ठीक है, हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट क्या है, जिस प्रकार किसी भी आर्टिकल को आप लेने के लिए जाते हैं तो एक उसकी यूनिट होती है, चाहे तो हम उसको वेट में मेजर करें, चाहे हम उसको उसके नंबर में मेजर करें, कैलकुलेट करें। ठीक है, ऐसे ही हमने एटम्स, कंपाउंड या आयंस को भी कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट सेट की हुई है, उसे हम कहते हैं मोल कंसेप्ट। द मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या है, एक सब्सटेंस का अमाउंट है, उसकी मात्रा है, दैट कंटेन्स, जिसमें होते हैं एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज़ एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो 1 मोल में इतना अमाउंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, जितना कि, ठीक है, जितने एटम्स होते हैं 12 ग्राम कार्बन 12 में, उतना ही 1 मोल में सब्सटेंस होता है, उसका अमाउंट होता है। ठीक है, द एवोगैड्रो कांस्टेंट इज नेम्ड आफ्टर द अर्ली 19th सेंचुरी इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो एवोगैड्रो। बाद में मोल कंसेप्ट को हमने एक और नाम से भी हम जानने लगे, जैसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट लेके चलते हैं, और ये कहा जाता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, आइदर एटम या मॉलिक्यूल या आयन होते हैं। किसमें, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। पार्टिकल आइदर ये आपके एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयंस हो। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट 1 मोल, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 1 मोल अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो 23 यूनिट, ठीक है, यू यहाँ पे दे रखा है, या फिर 23 ग्राम कहिए, या फिर उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम कहिए। ऐसे ही वाटर का दे रखा है, वाटर है तो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो 1 मोल 18 यूनिट, ठीक है, 18 ग्राम, या फिर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए टेबल दे रखी है, सिंबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, तो इसका एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक जो मास है वो 16 यूनिट होता है, और 1 मोल इसको हम 16 ग्राम कह देते हैं, और इसमें जो आपके एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। ठीक है, और अगर इसके मोलर मास की बात करें तो ये आपका 16 ग्राम पर मोल, 1 मोल में 16 ग्राम आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, और उस 16 ग्राम में ये देखे जाएंगे कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही होते हैं। ऐसे नेक्स्ट दे रखा है N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दे रखा है, तो इसका जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है वो 28 यूनिट, और 1 मोल में जब हम लेंगे तो 28 ग्राम लेंगे हम। ठीक है, और उस 28 ग्राम में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होने चाहिए। नेक्स्ट HCl, इसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास 36.5 यूनिट, और जब हम 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल में हमें 36.5 ग्राम ये लेना होगा, और उसमें इसके भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज़ द मास इन ग्राम्स
ऑफ 1 मोल ऑफ ए मॉलिकुलर सब्सटेंस। तो ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है, ये मास होता है ग्राम में, ठीक है, किसका, 1 मोल ऑफ ए मॉलिकुलर सब्सटेंस। कि अगर आपने 1 मोल मॉलिकुलर सब्सटेंस ले लिया तो उसका मास आपको ग्राम में देखना है, उसे ही हम कह देते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करें तो 28 है इसका मॉलिकुलर मास, और हम इसके ग्राम मॉलिकुलर मास की बात करें तो 28 ग्राम हम उसे कह देते हैं, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास को आपको ग्राम में ले लेना है, दैट इज़ ग्राम मॉलिकुलर मास। एटॉमिक मास यूनिट, एन एटॉमिक मास यूनिट और AMU इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन अनबॉन्डेड एटम ऑफ कार्बन 12। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, कि कार्बन 12 का जो मास है उसका 1/12 आपको लेना है, उसे हम कह देते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 जो प्रेजेंट होता है नेचर में, ठीक है, उसका वेट 12 ग्राम ही होता है, एटॉमिक मास उसका 12 ग्राम होता है, तो उसका 1/12 आपको लेना है, दैट इज़ कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। इट इज़ द यूनिट ऑफ मास यूज टू एक्सप्रेस एटॉमिक मासेस एंड मॉलिकुलर मासेस। तो इस यूनिट का हम यूज़ करते हैं एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसको हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कह देते हैं, यू इसका सिंबल है। नेक्स्ट आपका मॉलिकुलर मास, द नंबर इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी का एटॉमिक मास का सम मॉलिकुलर मास होता है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास का सम इक्वल होता है मॉलिकुलर मास के। द मॉलिकुलर मास गिव द मासेस या मास ऑफ ए मॉलिक्यूल relative to that of the carbon 12 atom which is taken to have a mass of 12। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर C2H6, इसका मॉलिकुलर मास आपको निकालना है। तो इसमें क्या है, 2 इसमें एलिमेंट हैं, और एटम्स की बात करें तो कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम। तो आपको पता है कि 1 एटम ऑफ कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, तो 2 का 24 हो जाएगा, ठीक है जी। और 6 हाइड्रोजन है तो 1 का 1 होता है एटॉमिक मास और 6 का 6 हो जाएगा। तो टोटल जब आप करोगे, इसका सम करोगे आप, और 24 + 6 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 इसका क्या होगा, मॉलिकुलर मास होगा। तो इस तरह हम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम ये जनरली ये कह सकते हैं, देयरफॉर द मॉलिक्यूल इज़ अबाउट 2.5 टाइम्स एज हैवी एज ऑफ कार्बन 12 एटम। क्योंकि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास था वो 12 यूनिट था, तो इसका 30 है, तो ऑब्वियस 2.5 टाइम्स ये हैवी है। और अबाउट द सेम मास एज द NO एटम विद ए मॉलिकुलर मास ऑफ 30, ठीक है। या कह सकते हैं कि इसका NO के सेम है, ठीक है। NO का जब आप निकालोगे तो 14 नाइट्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, 30 इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोलर मास एंड एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम मोलर मास और एवोगैड्रो कांस्टेंट में रिलेशन देख रहे हैं। तो एग्जांपल से आप इसे समझिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 35 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इनटू मोल। आपको ये बताना है कि 35 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने मोल होते हैं। तो हम मोलर मास देखेंगे एल्यूमिनियम का, जो कि 27 ग्राम होता है। इट मीन्स कि 27 ग्राम इक्वल 1 मोल, ठीक है। अब 27 ग्राम में 1 मोल है, तो आपको निकालना है 35 का। तो 27 ग्राम इक्वल 1 मोल, 1 ग्राम इक्वल 1/27 ग्राम आएगा, ठीक है। और 35 का करेंगे तो 35 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट में आपको मिलेगा आंसर 1.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। कितने में, 35 ग्राम में। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 0.8 मोल। कि 0.8 मोल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं। तो इसका देखिए, मोलर मास ऑफ SiO2 इक्वल 60.1 ग्राम। तो 1 मोल में कितना होगा उसका, 60.1 ग्राम होगा।
अब जब 1 मोल में 60.1 है, क्लियर, और आपको निकालना है 0.8, तो अब ये तो कम हो गया ना, 1 मोल के कंपेयर में 0.8 मोल कम होते हैं, तो अल्टीमेटली 0.8 मोल में SiO2 भी कमी आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं इसको 60.1 ग्राम ऑफ SiO2, ठीक है, इक्वल 1 मोल, और जब आप निकाल रहे हैं 0.8 में तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 48.1 ग्राम SiO2 कितने में, 0.8 मोल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, हाउ मैनी मोल ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन 55.5 लीटर। तो देखिए CO2 का मोलर मास कितना होता है वो आप देख सकते हैं। ये जो एग्जांपल है इसमें आई थिंक इन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ है, तो इसे हम रहने देते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ N2O। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल सकते हैं मोलर मास N2O का। तो नाइट्रोजन का आपको पता है एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, यहाँ पे 2 है तो 28, इधर 16 होगा, 28 + 16 44 ग्राम। तो 44 ग्राम इट मीन्स क्या हो गया, 1 मोल हो गया। आपको निकलना है 200 ग्राम में, तो अभी ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 200 ग्राम को 44 ग्राम से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 4.55 मोल ऑफ N2O, ठीक है। ये कितने में है मोल, 200 ग्राम में। नेक्स्ट आपका हाँ, इसमें 2 चीज़ें निकालनी है। तो पहले तो आपने निकाल लिया मोल्स कितने बनते हैं, अब आपको निकालने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, या मॉलिक्यूल कितने बनते हैं इसमें। तो आपको पता है कि 1 मोल में होते हैं 6.022 × 10⁻23, तो आपको निकालने हैं 4.55 में, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा आंसर 2.74 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O इन 4.55 मोल ऑफ N2O। क्लियर। नेक्स्ट आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए मोलर मास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 102 ग्राम होता है। तो जब आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन देखी तो आपने देखा कि इसमें 2 तरह के आयंस आपको मिलते हैं, कैटायन और एनायन। और जो कैटायन है, ठीक है, एल्यूमिनियम 3+, वो 2 यहाँ पे नंबर है उनके, ठीक है। तो आपने देखा कि 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स या आयंस होंगे, 2 × 6.022 × 10⁻23 होंगे। क्लियर, क्योंकि वहाँ पे 2 मोल्स ऊपर आपका आ रहा है राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में। तो अब आपको निकालना है 0.051 ग्राम में। तो ऑब्वियस आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ऊपर तो ग्राम है ज़्यादा, तो जब आप 1 ग्राम की बात करेंगे तो आप उसको 102 से डिवाइड कर देंगे, जो आपकी वैल्यू 2 × 6.02 × 10⁻23 है। और जब आप 0.051 की निकालेंगे तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 2 × 6.02 × 10⁻20 एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होंगे किसमें, 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। अच्छे से इसको रिवाइज़ करें। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज छोड़ें। थैंक यू।